Assalamu alaikum and welcome to my program Sochiye. Today what we are going to discuss is actually a very common problem, and no matter how much we talk about it, how many times we talk about it, there is still something that is left. So today I will talk about anxiety and depression, जो कि नॉट ओनली कोरोना टाइम्स में बहुत कॉमन है बल्कि ये हमेशा ही एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहा. इट्स नॉट जस्ट दैट क्रॉनिक एंजाइटी और डिप्रेशन लोगों के लिए मसला बनते हैं, बल्कि टेम्पररी और सिचुएशनल डिप्रेशन और एंजाइटी भी लोगों को हैंडल करने में मसला होता है. सो उसके लिए आई वांटेड कि एक ऐसा स्टूडेंट या एक ऐसा यंगस्टर जो कि एक्चुअली he is working as well and doing a lot, but alongside trying to manage anxiety as well. So for that I have a guest in the studio. His name is Zan, and he's been my patient for quite a long time, and he will share his personal experience of how he has actually managed his anxiety, and what are the issues that you have to face when you are going through that and you still have to work as well. He's working with Khyber Pakhtunkhwa as an analyst with CM. So let's welcome him in the studio. So for that we have a guest in the studio. Zain इनका नाम है और he'll introduce himself. अस्सलाम वालेकुम Zain. वालेकुम अस्सलाम. Thank you for inviting me. मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन रज़ा, and I am currently working with government of Khyber Pakhtunkhwa as an analyst with the finance department and chief minister office. I have a bachelor's degree in chemical engineering from Texas A&M University in Qatar, or I'm just here to discuss my experiences with mental health issues, because I have suffered from some, and I have had a lot of friends around me who have suffered, so I thought that maybe I can share my personal experiences with the people. बिल्कुल ज़ैन, वही इनफैक्ट जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन ऑल्सो, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन आई थिंक सब्जेक्ट, बट देन ऑल्सो मिसअंडरस्टूड. जितना ये कॉमन है और जितना हमें सुनने को मिलता है उतना ही मिसअंडरस्टूड भी है. तो आप अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह से पहले तो थोड़ा सा बताओ कि आप जैसे यंगर जनरेशन में आपके फ्रेंड्स में देखते हो और इर्द गिर्द देखते हो, तो हाउ डू यू सी इट कि पेरेंट्स में कितनी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस एंड हाउ डू दे टेक इट, और फ्रेंड्स जो हैं आपके, हाउ आर दे डीलिंग विद इट, आर दे अवेयर इनफ टू गो टू थेरेपी, और हाउ डू दे टेक इट? अब अगर मैं देखा जाए पहले, just from my experience, I have been having issues for past maybe 10 to 11 years. और इस 10-11 सालों में मैंने बहुत डिफरेंस देखा है, क्योंकि जब when it started with me, even I was not aware कि मेरे साथ क्या हो रहा था, and it was difficult to discuss it with anyone. It was just a secret that I was living with. और अब मैं ये देखता हूँ कि अब इसके around there's a lot of awareness. Young people at least are talking a lot about it, और बड़ी openly आप बात कर सकते हैं और बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं experiences. अभी भी it's still misunderstood. There's a long way to go, but at least conversation शुरू हो गई है. तो young लोगों में तो जो मेरी एज ग्रुप के या मुझसे थोड़े बड़े हैं या जो छोटे हैं, उनमें तो काफ़ी अवेयरनेस है अब, लेकिन अभी भी हमारी आई थिंक पेरेंट्स की जनरेशन में उस तरह अवेयरनेस नहीं है या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, या उनको समझ आना मुश्किल होता है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अब सोशल मीडिया की वजह से उनको भी थोड़ी अवेयरनेस आना शुरू हो गई है. लेकिन पिछले 10 सालों में तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, और जो मैंने एक चीज़ नोट की है वो ये है कि अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा. मतलब मैं अगर किसी से भी अपने फ्रेंड से या दोस्तों से डिस्कस करता हूँ तो उनका भी कोई सिमिलर एक्सपीरियंस होता है. अगर उनको कोई लॉन्ग टर्म मसला नहीं है तो एटलीस्ट दे आर सफरिंग फ्रॉम सम टेम्पररी एंग्जाइटी और डिप्रेशन, स्पेशली आजकल कोविड पेंडेमिक में. तो अब काफ़ी आई थिंक एज अ डिजीज़ भी बहुत कॉमन हो गया, और अवेयरनेस भी काफ़ी बढ़ गई है. राइट. अब मुझे लगता है जैसे स्ट्रेसेस वगैरह तो आई थिंक ठीक है, ज़्यादा हो गए हैं, बट होता पहले भी होगा. द डिफरेंस इज दैट अवेयरनेस नहीं थी ना, पता नहीं होता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है एक्चुअली, सो यू आर हैविंग
डिप्रेसिव एपिसोड बट यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग टू यू. जी. तो उसको हम जैसे अगर मैं थोड़ा पुराना याद करूं तो ये कह दिया जाता है कि हम लेबल कर देते हैं कि ये बंदे के तो मूड स्विंग्स हैं और तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है. एक मूड के तौर पे, एक पर्सनैलिटी के तौर पे उसको देखा जाता है कि डिफिकल्ट पर्सनैलिटी और समथिंग. आई थिंक हाँ, और दूसरा ये भी है कि उसके सिम्टम्स जो होते हैं उसको प्रॉब्लम समझा जाता है. Exactly. जैसे अब अगर किसी को डिप्रेशन है, तो वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इज कि दे डू नॉट हैव मोटिवेशन टू डू थिंग्स. उनकी एकेडमिक्स अफेक्ट हो सकती हैं, सोशल लाइफ अफेक्ट हो सकती है, दे माइट बी इन देयर रूम और दे माइट हैव देयर रूटीन वेरी बैड, लाइक रात को नहीं सो रहे, सुबह नहीं. तो अगर पेरेंट्स समझते हैं कि ये जो सिम्टम्स हो रहे हैं इसकी वजह से मसले हैं. एग्जैक्टली. और जबकि इट्स द अदर वे अराउंड कि अगर आप उसको डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे तो सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे. तो ये आई थिंक एक है कि अभी तक जो कोर प्रॉब्लम है, जो रूट प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसको नहीं समझते, उसके सिम्टम्स को प्रॉब्लम समझते हैं. उसके सिम्टम्स से आप एक पर्सनालिटी को जज करते हैं कि सो दिस इज हाउ ही और शी इज, एंड देन यू फॉरगेट अबाउट दैट ही और शी इज हैविंग सम इशू. So then if I specifically talk about your case, where you said that you have had it from past 10-11 years, तो आपके साथ साथ आपको लगता है कि आपके घर वालों ने भी इवॉल्व किया है, आपके घर वालों की भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और एक टॉलरेंस, आई थिंक would be the right word to use, कि tolerance towards symptoms, that okay, you are actually going through some issue that is a medical issue. हाँ, डेफिनेटली. आई थिंक जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो one of the forms of anxiety that I have had for a very long time is health anxiety. Just briefly, it's where you think something is wrong with your health always, और आपको सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं. योर बॉडी स्टार्ट्स क्रिएटिंग सिम्टम्स. हाइपोकॉन्ड्रिया जिसको जी बिल्कुल. जैसे आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं कोई डिजीज तो आम बंदे को लगता है उसको हो गई है, लेकिन मेरे जैसे किसी शख्स को जो है वो लगेगा, बहुत सीरियसली लगेगा, सिम्टम्स भी डेवलप होंगे. तो खैर तो आई हैड दैट इशू, एंड उसकी वजह से ये होता है कि फिर आपको रीअश्योरेंस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है बहुत दफ़ा. सो यू आर गोइंग टू गेट योर टेस्ट डन. बहुत दफ़ा मैं मतलब इमरजेंसी में हॉस्पिटल चला गया, उन्होंने ECG मेरी कर ली और कोई टेस्ट वगैरह हर वक्त. तो शुरू में ये होता था कि ऑब्वियसली व्हेन आई वाज 16-17 इयर्स ओल्ड, तो उस वक्त अब्बू साथ लेकर जाते थे. मैं उनको कंप्लेन करता था कि मुझे कोई दर्द हो रहा है इस तरह. काफ़ी दफ़ा मेरे टेस्ट भी हुए. तो उस वक्त उनका एटीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था. वो मतलब उनको समझ नहीं आई थी कि क्या हो क्या रहा है. तो उनको लगता था मुझे सिर्फ वहम है, या तो वो कभी कभी थोड़ा सा चिढ़ भी जाते थे या इस तरह. और ये है कि अगर मेरा एक दफ़ा टेस्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा आप ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं फिर वही कंप्लेंट लेकर जाऊं तो वो कहते थे कि तुम्हें बता दिया डॉक्टर ने, अब तुमने वापस क्यों जाना है. तो लेकिन ये है कि अब फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर टाइम उनको भी समझ आना शुरू हुई कि ये इशू जो है वो सिम्टम्स आर नॉट द इशू, एक्चुअली जो है वो एक एंजाइटी का इशू है जिसकी वजह से मसला हो रहा है. हेल्थ एंजाइटी. हाँ बिल्कुल. और आई थिंक सेम विद माई मदर ऑल्सो, कि उनको भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट ओवर टाइम शी स्टार्टेड डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग. और फिर मुझे मेरे भाइयों की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिली. उन्होंने वो दे वर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली माय एल्डर ब्रदर. तो उससे आई कुड टॉक ओपनली. तो आई थिंक ओवर टाइम बहुत फ़र्क पड़ा है. अब मतलब देयर इज़ एक्सेप्टेंस कि नहीं, मेंटल health issues are actually a disease just as a physical. तो लेकिन अभी भी obviously वही बात है कि जो पेरेंट्स की हमारी जनरेशन है, it is difficult for them to understand, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है. अगर उनको हुआ है तो उनको खुद भी नहीं समझती कि क्या हो रहा है, और इसके अराउंड बात ही नहीं होती थी. तो अभी भी उनके लिए थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो उसका रूटीन ख़राब है, तो वाई उसका रूटीन क्यों ख़राब है, उसके लिए मुश्किल क्यों है उसको रूटीन ठीक करना. या एंजाइटी है तो उसको ठीक करना मुश्किल क्यों है, कि वाई दे कांट टेक द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फिक्सिंग द सिम्टम्स. तो लेकिन ये है कि अब काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग आ गई है. मतलब इट्स इवन ईजियर फॉर मी टू टेल देम कि अच्छा आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट. जबकि पहले अगर मैं आज से ये
6-7 साल पहले उनसे कहते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो वो काफ़ी हैरान होते हैं। हाँ। और उनका होता है कि किसी को बताना मत, बिल्कुल। या मतलब तुम्हें क्या हो गया, कोई मतलब कि कोई पागलपन सा इस तरह की। Right. लेकिन अब ये है कि दे अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी कॉमन। बिकॉज वही अभी मेरे जहन में आपकी बातें सुन के आया कि ये अभी भी थोड़ा सा है कि लोगों को छुपाना पड़ता है कि क्योंकि फिर लोग आपको एक वही वाली चीज है कि एक वो पागल की लाइट में ना देख लें। पेरेंट्स का एक फियर अभी भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप अगर बताएंगे कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, बिल्कुल। तो वो एक है, आई थिंक उस सोसाइटी का हमारा क्योंकि माइंडसेट ऐसा है। जी बिल्कुल, हाँ आई थिंक। और इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट कि अच्छा और किसी पेरेंट्स मतलब आजकल पेरेंट्स के लिए कि उनके बच्चे जो है वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, या कोई मेडिसिन ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है अभी तक स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ओके ज़ैन, ऐसी कोई चीज़ें जो आपको सुनने को मिली हो, जो हम सबको, अगर हम किसी भी डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हो लाइफ में, तो हमें एक लेमैन की अपनी परसेप्शन होती है, यू नो, सो आपको सुनने को मिलती हो, जैसे मशवरे होते हैं, यू नो, टू ट्रीट एंजाइटी या टू ट्रीट योर डिप्रेशन, कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करना चाहते हो जो कि बड़े, आई थिंक वो अपनी तरफ से तो वो ठीक ही दे रहे होते हैं, लेकिन बड़े डेंजरस हो जाते हैं इफ़ यू नो, बाज़ दफ़ा अगर वो आपको नहीं समझ आता कि एक्चुअली व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, तो वो कुछ खतरनाक मशवरे भी दे देते हैं कि कोई ऐसे मिले हो, या बेवकूफ़ मशवरे, समथिंग लाइक दैट। हाँ, नहीं, हाँ मशवरे तो आई थिंक मशवरे तो नहीं, बट एक जो बहुत कॉमन फ्रेज होता है कि इट्स ऑल इन योर हेड, मतलब कि और मतलब बस सोचना बंद कर दो, हाँ. तो वो उससे ठीक हो जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। वो तो ऑब्वियसली दैट डजंट अप्लाई। मतलब वो सोचना ही तो बंद नहीं हो पा रहा होता जो आप Exactly. तो उसका आप बंद नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि लोग अपनी तरफ से देते हैं मशवरे। अब उसमें ये है कि a lot of people who are going through something temporary, क्योंकि एंजाइटी और डिप्रेशन कोई ऐसी नहीं है कि वो कुछ लोगों को लंबी बीमारी होती है, क्रॉनिक होता है, जैसे अब मुझे है, काफ़ी अरसे से है, और इट्स अ डायग्नोज्ड इशू। अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग थ्रू एंजाइटी डिप्रेशन इन देयर डेली लाइफ बिकॉज ऑफ एनीथिंग। वर्क का इशू होगा, रिलेशनशिप्स इशू होंगे, कोई भी इशू होगा, तो उसमें इफ दे आर गोइंग थ्रू टेम्परेरी फेज, तो एक बंदा जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है और एक बंदा जो टेम्परेरी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, उसके कोप करने का डिफरेंट तरीका होता है। बिल्कुल। जो टेम्परेरी उससे कर रहा होता है, मे बी उसके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो निकलने के, उससे निकलने के लिए वो अपनी और लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ शायद रूटीन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो बहुत से लोग अपने उस एक्सपीरियंस को फिर आपको एडवाइस करते हैं कि मैंने ये किया था तो तुम ये कर लो, लेकिन वो करना जिसके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहा है, उसके लिए शायद मुश्किल हो वो करना विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट या इस तरह। तो अ लॉट ऑफ टाइम पीपल वो अपनी गुड इंटेंशन में दे रहे होते हैं, एब्सोल्युटली, लेकिन वो शायद उससे रिलेट नहीं कर पाते कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है या किसी को ज्यादा सीरियस इशू है, तो उनका माइट भी सिचुएशन बेस्ड हो, जो कि सिचुएशन चेंज होने से स्टार्ट हुआ और सिचुएशन की बदलने से जी बिल्कुल चला जा सकता है। हाँ एग्जैक्टली। जैसा मेरा एंजाइटी का इशू है, तो वो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ सिचुएशन की वजह से बढ़ सकता है, लेकिन जिनको क्रॉनिक इशू होता है वो उनके लिए जरूरी नहीं कोई सिचुएशन स्ट्रेसर हो, कभी इट हिट्स यू आउट ऑफ द ब्लू। तो अब जिसको सिचुएशन बेस्ड होता है वो अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन अब आपके पास तो कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करना इज वेरी डिफरेंट। उसके लिए एक डिफरेंट आपको अप्रोच भी चाहिए होती, हो सकता है आपको मेडिसिन की ज़रूरत हो सकता है आपको थेरेपी की ज़रूरत हो, तो उस सेंस में। लेकिन ये कि आई थिंक अभी भी मेरे साथ इस तरह भी हो चुका है कि आई हैव बीन टू अ psychologist, licensed psychologist in this country, who said things that were very unbelievable or shocking for me, कि मतलब you know they said कि again कि it's in your head और सोचना बंद कर दें. That coming from a psychologist was very surprising for me. और कि बस आप रिलीजन की तरफ जाएं और नमाज पढ़ें, which is a fine thing. I don't mind अगर if people are asking you कि आप spiritual side पे जाएं, religion की side पे जाएं, लेकिन that is not the it should not come from that professional की तरफ से भी आए, that should not be the only solution. Exactly. क्योंकि बहुत से लोग कर रहे होते हैं, उनको हो रहा होता है,
तो इट हैज टू बी अ सोल्यूशन जो जिसमें हर चीज इंक्लूडेड हो। बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। तो ये इस तरह भी होता है। फिर मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस काफी बुरे रहे। शुक्र है मेरा एक्सपीरियंस विद साइकोलॉजिस्ट बुरे नहीं रहे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस वेयर साइकोलॉजिस्ट ब्रीच्ड कॉन्फिडेंशियलिटी व्हिच इज अ वेरी बिग इशू के वो पेरेंट्स को बता दिया, जिसकी वजह से फिर उनका कॉन्फिडेंस या ट्रस्ट टूट गया, तो वो अब जाते नहीं है। या फिर इस तरह के गलत मशवरे भी देना, यही कि यू नो स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, या सिर्फ रिलीजन की तरफ चले जाएं, या आप रिलीजियस नहीं है तो इसलिए हो रहा है, या कोई और मतलब यू नो सही तरह डायग्नोज नहीं करना। तो ये इस तरह के इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, आपका सही जैसे है ना कि अगर आपका सही डॉक्टर के पास पहुंचना, फॉर एग्जांपल आपको हार्ट इशू है और आप ऐसे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जो कि नहीं आपको सही उसका हल दे सकता, तो इसी तरह अगर आप गलत साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं, काउंसलर के पास पहुंच जाते हैं। बल्कि मैं आई वाज वाचिंग एक टीवी में ये भी देख रही थी, somebody shared it कि वो कोई साइकोलॉजिस्ट है और बड़े the way he's talking and all, he's an old guy, so you know and saying such nasty things, you know, sitting at a professional seat, so that can be damaging as well. But फिर वही है ना ज़ैन कि बुरे experiences से हम डर के अगर solution से के पास ना जाएं और हम फिर कहें कि नहीं अच्छा हम थेरेपी लेते ही नहीं है, सो वो भी एक बहुत हमारी सोसाइटी में मुश्किल चीज हो गई है। और मैं आई डू एड्रेस दैट एज वेल कि कॉन्फिडेंशियलिटी इस प्रोफेशन में मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, because somebody is coming to you with their own personal experiences, the things that they have never shared with anybody, right? Not even sometimes with their parents. And if you breach that confidentiality, I think then what is left? You have damaged the person for life. So वो कौन प्रैक्टिसेस तो देखो हमारे मुल्क में हर चीज में ही, तो वो इस प्रोफेशन में कैसे होता है? बिल्कुल सही बात नहीं है। आई थिंक वो इस प्रोफेशन को भी थोड़ा सा रेगुलेट वगैरह करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि फिर उसका ये है कि वो उससे बड़ा डैमेज हो जाता है कि एक बंदा बड़े मुश्किलों से थेरेपी में भेजना भी एक इंसान को बहुत मुश्किल काम है। इट टुक मी अ लॉट ऑफ इयर्स, और अब मैं अपने दोस्तों को अगर होता है तो बड़ी मुश्किलों से वो जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से, बिकॉज वही टैबू है और वो यू नो स्टिग्मा है या अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी है उसके इश्यूज है, तो वो बड़ी मुश्किलों से जब जाते हैं और उनका कोई एक गलत एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर वो उनका पूरी जिंदगी के लिए जो है वो एक खराब हो जाता है, और इट्स अ वेरी डैमेजिंग थिंग फॉर देम। और स्पेशली आई थिंक एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये है कि देयर इज़ अ वेरी बिग difference in approach towards anxiety between the males and females. यहाँ पे females are much more open going to a psychologist or a psychiatrist due to several reasons. और males में वो काफी मुश्किल है, and the same I see in the practice also कि there are a lot of female psychologists or male psychologists hardly there are any. Psychiatrist you will see psychiatrist होते हैं लेकिन psychologist नहीं होते। तो मेरे मेल फ्रेंड्स एंड पीपल आर सरप्राइज व्हेन आई टेल देम कि यार मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, बिकॉज they don't think a lot of males go to, तो they ask me कि अच्छा किधर जा रहे हो, या मुझसे पूछेंगे, या अच्छा and then they open up to me कि अच्छा नहीं मुझे हमें भी इशू हो रहा है, किधर जा रहे हो मुझे ये बता दो। but females are much more open, जो मेरी friends हैं या इस तरह, तो they are much more open, they more understanding. I think it's a more than a gender issue, it's a society issue. It is because men are seen you know if they'll go to a therapist they'll seen as a weaker person, और सारा मसला ये उनको ज्यादा जरूरत होती है because they are suffering more because they are just bottling up there. और with me a lot of the times मैं सिर्फ थेरेपी के लिए इसलिए सिर्फ आता हूँ क्योंकि there is a lot that I have in my mind and I just want to speak to someone without, तो मतलब a lot of times I just go to therapy, मतलब आपके पास भी अगर मैं आता हूँ तो वो इसलिए होता है कि बस अपने दिमाग से निकालूं। Because जब for the longest period of time आप थेरेपी लेते हैं तो sometimes it is catharsis also, you know. You want somebody to or you know venting out also. बिल्कुल। So yeah, I think वो ये कि इसमें positive and negative हर चीज में होते हैं। But yeah, I do see मैं खुद भी देखती हूँ because मेरे पास जो clients आते हैं वो mostly ठीक है मेल्स भी होते हैं, मगर अगर मैं रेशो देखूं तो जाहिर है लड़कियां ज्यादा हैं। फिर वही है क्योंकि अगेन लड़कियों को हम रोने की भी इजाजत देते हैं, बल्कि रोती हमें अच्छी भी लगती है, और आदमियों को हम इजाजत नहीं देते हैं रोने की, हम उनको वीकर उसमें कैटेगरी में ले आते हैं, और जैसे ही आप उनको कहते हैं
कि आप वीक हैं, क्योंकि वो बचपन से सुनते आ रहे होते हैं कि आदमी का वीक होना एक बहुत बड़ा गुनाह है, यू नो, एक बस वो दे आर नथिंग, यू नो, दे वीक दे आर नथिंग, इफ दे आर स्ट्रांग तो दे आर एवरीथिंग, दे आर पावरफुल। सो वो इसलिए ये एक सोसाइटल भी है, लेकिन ओवरऑल भी तुम देखो पूरी दुनिया में भी, हाँ नहीं दुनिया में इट इज लाइक दैट, इट्स अ वर्ल्ड इशू के मतलब men are not going, और मतलब इट्स वेरी क्लियर और के there's several studies, modern studies के why men suffer from heart issues या and depression वो is also इसीलिए more क्योंकि in they do not have an emotional outlet, और they can't cry, they can't talk to someone, तो वो फिर that comes up in forms of diseases. Exactly, and then they are not taking help as much as, you know, they should. So yes, it is another, you know, problem, and it is another topic that we need to actually, you know, speak about. So thank you so much, Zain. We are short of time. I know it's the kind of topic it is, you know. We need to discuss it more and more. I would like you to come again. बिल्कुल, ज़रूर. Thank you so much. I think it's a very, very brave and a very, it's so precious that, you know, you come out and talk about your own personal issues in this society, be it a man or a woman. I think talking about your personal issue, actually, you know, it gives you a lot of limelight, and then it gives you a lot of criticism, and judgments also are waiting for you when you do that. But then, you know, be such a brave person that you come and talk about it, and I really like the way even you write about it also, to actually help other people and youngsters. You know, I know there is no other purpose. That why would you come up and, you know, talk about नहीं, it? obviously it's to help people, क्योंकि I spent a lot of years unaware कि मेरे साथ हो क्या रहा था, तो I don't want other people to go through that. So I think that's amazing thing to do. Thank you for inviting, and definitely will come back. Thank you. Allah Hafiz. Okay, so since we have talked about anxiety and how it, you know, affects people and how it can be managed through therapy, I'll give you a very common grounding technique and a very easy, simple way to actually, you know, stop your anxiety attack when it is happening. So it's a 5, 4, 3, 2, 1 method. 5 things you can see, 4 things you can feel, 3 things you can hear, 2 things you can smell, and 1 thing you can taste. So actually how you do it is that you do this 5, 4, 3, 2, 1 method by actually noticing these things. Like, for example, when I say 5 things you can see, so you will start noticing 5 things around you, and then you will actually feel 4 things around you, and then you'll try to hear, observe, you know, 3 things that you can hear in your surrounding. So by doing that, actually you bring yourself back to the present and to here and now, because, you know, what happens in anxiety attack, that you go into a phase or a zone that is actually not a present zone or a you know, or present. So this really helps, you know, bring you back to the here and now, and to come out of that state of panic and, you know, anxiety attack. So I hope if you ever face that, or if you ever face that in your life, you can use this very common and a very easy technique. So inshallah I'll see you again in next program. So Allah Hafiz.